नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का आज फिर से आपके चैनल स्टडी बाय आरजी पर। प्यारे साथियों, हम पहले भी बात कर रहे थे भारत के इतिहास के बारे में, तो उसी से आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं आगे के क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। पहले भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे जो प्राचीन भारत है उसमें हम देखेंगे वैदिक सभ्यता से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही जो भी क्वेश्चंस लाया हूँ बहुत कम समय लूँगा और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 1500 ईसा पूर्व से और 1000 ईसा पूर्व तक। जो 1500 बीसी है और 1000 बीसी तक का जो काल है इसको ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। जो 1000 ईसा पूर्व है से और 600 ईसा पूर्व का जो समय है इसको उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए साथियों, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए जो आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था ये महाकुल या कुलीन या सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए भी किया जाता है। सायराणाचार्य जी ने अपने जो रिभाष्य में जो रिभाष्य है इसमें आर्य शब्द का जो अर्थ है ये विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता या विज्ञ श्रोता या विद्वान, आदरणीय अथवा सर्वज्ञ, गणतव्य या उत्तम वर्ण या मनु या कर्मयुक्त या कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ माना गया है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर हम अर्थ निकाल सकते हैं। इसका जो अर्थ बताया गया है शाब्दिक अर्थ ये श्रेष्ठ या कुलीन माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तंबाकू। दोस्तों जो तंबाकू था इसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। देखिए जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें कृषि की समस्त प्रक्रियाओं के बारे में हमें जानकारी मिली है, ये अपने को ध्यान रखना है। और ऋग्वेद में जो केवल जो के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, जो यव रहता है उसके बारे में उल्लेख मिला है। और जो वैदिक साहित्यों में है अन्य अनाज जैसे गेहूँ, बीही मतलब चावल आदि की चर्चा भी की गई, आदि के बारे में हमें मिला गया, मतलब कृषि के बारे में हमें जानकारी मिली है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानते? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रमण। जो वेद विरोधी ब्राह्मण या विरोधी धार्मिक अध्यापक थे इनको वैदिक काल में श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? राइट आंसर क्या होगा? शुल्ब सूत्र। देखिए साथ जो शुल्ब सूत्र है ये यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण माप से संबंधित नियम इसमें मिलते हैं शुल्ब सूत्र में। और जो भारतीय ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, इसका प्रथम रूप भी इसमें दिखाई दिया है, तो ये भी इससे प्रमाण मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुल्ब सूत्र। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में। देखिए तो जो ऋग्वेद है इसमें जो प्राचीन वैदिक युग है इसकी संस्कृति के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इसमें के बारे में काफ़ी मैंने डिटेल में भी लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है, मतलब देवताओं की जो स्तुति है इससे संबंधित समस्त रचनाओं का संग्रह इसमें मिलता है। और ये 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें जो 2 से और 7 तक के मंडल है ये सबसे प्राचीन माने गए। जो पहला और 10वां जो मंडल है बाद में जोड़े गए थे। इसमें देखिए दोस्तों 1028 सूक्त है और इसकी भाषा क्या है? पद्यात्मक भाषा में लिखा गया है। और ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों का उल्लेख मिलता है। और जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है
जो सूर्य से संबंधित मंत्र है ये भी इसी से प्राप्त हुआ है, ऋग्वेद से। और जो अस्तोमा सदगमय जो मिला है हमें, ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में इन मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें देखिए जिन स्त्रियों ने इसको कंठस्थ कर लिया था ऋग्वेद को, उनके नाम है लोपामुद्रा, घोषा, साची, पोलोमी तथा काक्षावृति आदि। इसके पुरोहित का नाम होत्री होता था। अब देखते हैं वेदों की, अगला क्वेश्चन देखते हैं वेदों की संख्या कितनी। तो साथियों वेदों की संख्या 4 है और इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और बहुत सी बार हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में, सिंपल क्वेश्चंस में भी उलझ जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप गलत नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुंडक उपनिषद। जो मुंडक उपनिषद भी आपको कहीं लिखा मिल जाएगा, पर ये मुंडक उपनिषद है। तो राइट आंसर क्या होगा, मुंडक उपनिषद। और 10वां क्वेश्चन है अपना, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय माना गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सामवेद। देखिए साथियों जो सामवेद है इसमें संगीत के जो मंत्र वगैरह हमें काफ़ी मिले हैं। तो सामवेद की रचना जो है ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई है। और सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कोथुम, राणायनिया और जैमिनीय। देखिए सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। तो इससे प्रमाण मिलते हैं कि भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद माना गया है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो मनु कृष्ण जो प्रथम विधि निर्माता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो राइट आंसर क्या होगा, श्रीमद् भागवत गीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन। देखिए ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख जो रूप है ये गोधन को माना गया है, गाय को माना गया है। गायों को ही, जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें रहती थी तो वो उतना ही अमीर माना जाता था। तो इस प्रकार से प्रमाण हमें मिले हैं। तो वो प्रमाण के आधार पर संपत्ति का प्रमुख रूप किसे माना गया है, ऋग्वेद के अनुसार गोधन को माना गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा, 10वें मंडल में। जो 10वां मंडल है इसमें शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी। तो राइट आंसर क्या होगा, 18 पुराण है। साथ ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है। काफ़ी बार आप उलझ जाएंगे इन क्वेश्चंस में, और एक बार ये पढ़ लिया तो आप भूलेंगे नहीं क्वेश्चन को। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रकृति की उपासना। जो वैदिक धर्म है इनका मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना से था। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इंद्र देवता जो थे, जो वर्षा के देवता थे, इनके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो यह ज्यामिति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो वैदिक गणित है इसका सुलभ सूत्र से मिला है, तो ज्यामिति से संबंध है इस पुस्तक का। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया। तो ये ऋग्वेद से लिया गया। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पंजाब में बसे। अगला क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9वां मंडल। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परफनी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। तो 1/6 भू राजस्व की दर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मण युग से। ये ध्यान रखना है अपने को, जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी के बारे में काफ़ी बताया गया है, ज़्यादातर यहीं से सारी खोजें हुई है, तो इस वजह से वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा इसी को वर्णित किया गया है, तो ये सिंधु नदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केकई। केकई जो था वहाँ के शासक थे ये। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद से ये प्राप्त होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साथियों, जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ। आपको लग रहा होगा सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस कठिन भी हैं, सभी तरह के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और ये काफ़ी फ़ायदा देंगे आपको, काफ़ी एग्जाम में बेनिफिट देंगे, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों। जो वैदिक नदी कुंभा है ये अफगानिस्तान में थी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सांख्य दर्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो राइट आंसर क्या होगा? धर्मशास्त्र के काल में। ये अपने को ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री जी को संबंधित है किस पुस्तक से मिलता है? ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ऋग्वेद से मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। देखिए साथ ही ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए, इसी वजह से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो एक बार जरूर देखिएगा, बारीकी से पढ़ना इनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम ऋषि। जो गौतम थे इन्होंने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते। देखिए साथ ही जो स्वर्ण आभूषण थे इनको निष्क के नाम से जाना जाता था, ये भी अपने को ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? पतंजलि। जो पतंजलि थे वो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? देखिए साथियों, प्रकृति और पूजा और यज्ञ, प्रकृति की पूजा और यज्ञ करना, ये पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चिकित्सा। देखिए जो चरक संहिता है इसमें चिकित्सा के अनेक नियमों के बारे में बताया गया है, या चिकित्सा के बारे में ही इससे प्रमाण मिले हैं, जो उल्लेख मिले हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यजुर्वेद से। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद यजु मतलब यज्ञ, एक तरीके से हम जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यजु से यज्ञ, यज्ञ शब्द से जो बना यजुर्वेद, तो यज्ञ से ही पता चल रहा है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का कहाँ से पता चला हमें? यजुर्वेद से। और यजुर्वेद में यज्ञ की अनेक विधियों का भी वर्णन हमें मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा क्या थी? देखिए साथ ही जो वैदिक युगीन जो सभा थी ये एक तरीके से राजनीतिक संस्था थी, या मंत्री परिषद भी से कह सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक संस्था। और दोस्तों इस सभा के बारे में आपको बता देता हूँ, इसे उच्च सदन भी कहा जा सकता है। यह समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। देखिए साथ ही सभा के सदस्यों को सभे या सभापद कहा जाता है। जो यहाँ के सदस्य थे इनको क्या कहते थे? सभे या सभासद कहा जाता था, और सभा का जो अध्यक्ष रहता था या सभापति कहा जाता था, और जो सभा के जो सदस्य रहते थे पितर कहलाए जाते थे। तो साथियों बारीकी से पढ़ना इनको, इसमें एक एक क्वेश्चन बन रहा है। सभा के सदस्यों को क्या कहा गया? सभे, और सभासद कहा जाता था, और अध्यक्ष को क्या कहा गया? तो ये ऐसे ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं।
दोस्तों इसमें पता भी लगता है हमें कि बुजुर्ग और अनुभवी लोग ही इसमें थे। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजनीतिक संस्था। इसका अच्छा क्वेश्चन, जो राजनीतिक संस्था, इसका सही अपन मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो लोकतंत्र प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो राइट आंसर क्या होगा, गौतम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई, तो राइट आंसर क्या होगा, वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दस्तकारी कौन सी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, तो लोहारगिरी जो था आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे, तो पाणिनि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मनुस्मृति। देखिए साथ ही जो मनुस्मृति है सबसे प्राचीनतम मानी गई, तो अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई, तो इसका सही आंसर होगा रामायण। जो रामायण महाकाव्य है, जो रामायण है, इसको आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम पुराण कौन सा है, जो पुराण है ये सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। तो ये 18 जितने भी पुराण हैं उनमें सबसे प्राचीनतम मत्स्य पुराण को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती नदी। देखिए साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से और एग्जाम्स में पहले आए हुए क्वेश्चन से रिपीट होते हैं हर बार, तो आप एक बार जरूर देख लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन तो जरूर इसमें से मिलेगा ही मिलेगा। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका 10-15-20 मिनट का वीडियो है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार ज़रूर देखिएगा समय निकाल कर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो काल कुटुंब, जो समय और जो कुटुंब था ये इसकी आधारभूत इकाई थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विदत। ऋग्वेद में जो प्राचीनतम संस्था थी जो विदत थी। और जो विदत था दोस्तों, जो विदत में स्त्री पुरुष दोनों रहते थे, दोनों को सम्मिलित किया जाता था। और नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदत में होते थे। देखिए साथ ही विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, ये मैंने आपको बता ही दिया, ध्यान रखना है आप लोगों को। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विदत का कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा, 122 बार। तो साथियों आज के क्वेश्चंस इतने ही थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो बिल्कुल करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। देखिए साथियों, अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे तो हमें क्या मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अच्छा क्वेश्चंस लाऊंगा और मेहनत करूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने का प्रयास करूंगा, ताकि और सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो साथियों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं स्टडी बाय आरजी चैनल से, वहाँ भी मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ। टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं आप। तो एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे। जय हिंद, धन्यवाद।